नमस्कार सभी ईपीएस पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको 5 महत्वपूर्ण बिंदु बताए थे पेंशन धारकों के लिए। उसी के साथ साथ मैंने आपसे बताया था कि आखिर में सरकार ईपीएफओ और सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस दिया है उसे लेकर पेंशन पर क्या हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कमांडर अशोक जी रावत की मेहनत आखिरकार कैसे रंग लाई है, और साथ ही में हाल फिलहाल में कमांडर अशोक जी रावत के द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए क्या क्या बड़े ऐलान किए गए हैं। साथ ही दोस्तों आप सभी की पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को लेकर भी बात की जाएगी। वहीं दोस्तों वित्त मंत्री से आए एक बड़ा ऐलान की भी यहां पर चर्चा करेंगे, जिसके तहत वित्त मंत्री ने आप सभी को यहां पर 40 से 45% पेंशन देने का भी ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों संपूर्ण खबर जानेंगे इस वीडियो के अंदर। एक एक टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। सारे के सारे जो आपके डाउट्स है वो इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन रहेगा कि अगर आप पेंशन धारक हैं तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आपकी सारे जो कंफ्यूजन है, सारे जो पेंशन से जुड़े सवाल है वो इसी एक वीडियो के द्वारा क्लियर कर दिए जाएंगे। आपको कोई अन्य प्रकार की वीडियो पेंशन से जुड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी एक ही वीडियो के माध्यम से आपके सारे सवालों के जवाब यहां पर मिलेंगे। लेकिन अगर आप पेंशन धारक नहीं है तो अभी से इस वीडियो को छोड़कर चले जाइए। और पेंशन धारकों के लिए खास सूचना यह है कि पेंशन धारक शुरू से लगाकर एंड तक वीडियो देखें, तभी आपको पूरा मामला समझ में आएगा। एक से एक पॉइंट हर से जुड़ा हुआ होगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरकार की और ईपीएफओ की कि आखिर ईपीएफओ और सरकार के द्वारा हाल फिलहाल में आप सभी की पेंशन के बारे में क्या कहा गया है, जिसमें हम ओपीएस का मुद्दा भी शामिल करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सरकार की तरफ से। तो दोस्तों सरकार पिछले एक साल से लगातार पेंशन धारकों के पेंशन के मुद्दे को लेकर यहां पर एक्शन में नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों का जो मुद्दा है वो 20 साल पुराना हो चुका है, लेकिन अब जाकर सरकार के कानों में यहां पर भनक लगी है कि पेंशन धारकों का ये जो मुद्दा है ये बड़ा मुद्दा है। अब पेंशन धारकों के इस मुद्दे को सॉल्व नहीं किया गया तो पेंशन धारकों का ये जो संगठन है ये आने वाले समय में और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। इसी को लेकर दोस्तों अब जो देश के नेता है, जो पार्टी है, जो सत्ता पक्ष है, वो सोचने लगा है, सरकार सोचने लगी है और पेंशन धारकों के पक्ष में निर्णय देने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। जब से दोस्तों 4 नवंबर 2022 को जो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था जिसमें 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट खत्म की गई थी और पेंशन धारकों के लिए यह कह दिया गया था जो पेंशन धारक कंट्रीब्यूशन कर रहा है उसे उसका उचित कंट्रीब्यूशन के आधार पर पेंशन मिलनी चाहिए, जितनी उनकी सैलरी है उसके हिसाब से पेंशन मिलनी चाहिए और पेंशन उनका अधिकार है। यह अधिकार सरकार किसी भी सूरत में उनसे छीन नहीं सकती। जब से ऐसा आदेश हुआ है तब से दोस्तों ये जो सरकार है ये पेंशन के मुद्दे पर एक्शन में नजर आ रही है। तो हाल फिलहाल में सरकार ने क्या किया है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जानते हैं कि आखिर ये जो एक साल है, इस एक साल में छोटा मोटा पेंशन धारकों के लिए सरकार द्वारा क्या किया गया इसके बारे में पहले बात करते हैं। इसके बाद मेन मुद्दे की बात करेंगे। आपको पूरी की पूरी जो सारे सवाल है एक ही वीडियो के अंदर मैं आपका कवर करने वाला हूं। टॉपिक वाइज आप लास्ट तक जरूर सुनिए, जिससे आपको पता लगेगा। और इससे पहले चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो अभी से लाइक कर दें, नहीं तो दोस्तों डिसलाइक ठोकें। और कमेंट के अंदर ये जरूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपकी पेंशन से जुड़ा कोई सवाल है, आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, आपको कितनी पेंशन मिलती है, ये सारी जानकारी आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं, ताकि मैं आपको ये बता सकूं आगे आने वाले समय में कि आपके लिए क्या बेनिफिट वाले मामले हैं, क्या आपके लिए लॉस वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सारे अपडेट को जानते हैं विस्तार से। देखिए, जब से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था तो सरकार कहने लग गई थी कि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना की जाएगी, लेकिन सरकार ने धीरे धीरे लगाकर 6 महीने का समय ले लिया। क्योंकि सरकार ने 6 महीने का समय इसलिए लिया, सरकार कह रही थी कि ये जो सिस्टम है इसमें टाइम लगता है। सभी पेंशन धारकों की एक्चुअल बेसिक सैलरी के आधार पर जो पेंशन मिलेगी उसके लिए नया फॉर्मूला तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए नया सर्कुलर बनाना पड़ेगा, उसी के आधार पर हम पेंशन देंगे। तो उन्होंने 6 महीने का टाइम लिया, लेकिन 6 महीने के बाद भी सरकार ने पेंशन धारकों के लिए जब कुछ नहीं किया तो पेंशन धारक एक्शन में आए। पेंशन धारकों ने अलग प्रकार के यहां पर लेटर भी सरकार को लिखे, अलग अलग नेताओं से मुलाकात की, अलग धरने प्रदर्शन किए, तब जाकर सरकार के कान में यह बात पहुंची। फिर सरकार ने यहां पर ईपीएफओ और सरकार दोनों ने मिलकर एक संयुक्त रूप से सर्कुलर निकाला था, जिसके तहत आप सभी के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आपकी कितनी पेंशन मिलती है। आपने अगर 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर कंट्रीब्यूशन दिया है तो उस पर आपकी कितनी पेंशन बनेगी। इसके बाद आपकी सैलरी 25,000 है, 50,000 है, तो दोस्तों आपको कितनी पेंशन मिलेगी। इसके बारे में सरकार एक सर्कुलर लेके आई थी, जो कि आज से 2 महीने पहले लाई थी, लेकिन अभी तक सरकार वो सर्कुलर लागू नहीं कर पाई है। एक्चुअल में दोस्तों वो सर्कुलर अच्छा था पेंशन धारकों के लिए। अगर वो सर्कुलर लागू हो जाता तो पेंशन धारक आश्वस्त हो जाते, पेंशन धारकों को उनकी जो सैलरी मिल रही है उसी के हिसाब से पेंशन मिलती, तो पेंशन धारकों को ये फिक्स हो जाता कि भाई मेरी इतनी सैलरी है तो मुझे इतनी पेंशन मिलेगी। लेकिन सरकार ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया। इसके बाद कमांडर अशोक जी रावत, जो कि पेंशन धारकों के लिए लगातार काम कर रहे हैं, एनएसी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति जो है वो पेंशन धारकों के लिए काम कर रही है, जिसके मुखिया है कमांडर अशोक जी रावत। फिर वह एक्शन में आए, जिन्होंने दिल्ली के
जंतर मंतर पर एक विशाल धरना प्रदर्शन किया था और उसी धरना प्रदर्शन से सरकार फिर से सचेत हुई थी। फिर अशोक जी रावत ने यहां पर बताया था कि हमने सितंबर तक का यहां पर समय दिया था, तो सितंबर बीत गया। फिर कमांडर अशोक जी रावत ने 15 दिन का और समय देकर एक लेटर लिखा था और उस लेटर में कमांडर अशोक जी रावत ने साफ साफ लिख दिया था कि अगर किसी भी प्रकार का सरकार इन 15 दिनों के अंदर काम नहीं करती है तो फिर देश में एक बार फिर से बड़ा आंदोलन किया जाएगा और उसी आंदोलन के अंदर बता दिया जाएगा कि सरकार को कैसा और क्या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। और दोस्तों ठीक वही हुआ। दिल्ली के अंदर अक्टूबर माह में, अक्टूबर लगते ही बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन देखने को मिला। दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर लाखों की संख्या में यहां पर पेंशनधारक कर्मचारी मौजूद हुए थे, उपस्थित रहे थे। लेकिन दोस्तों यहां पर दुख की बात यह रही थी क्योंकि मुख्य चैनल जो मीडिया का था वो कोई भी यहां पर नहीं आया था। ये गोदी मीडिया बन चुका था। पेंशनधारकों की आवाज किसी ने बुलंद नहीं की थी। लेकिन उसके बाद जब पेंशनधारकों ने मीडिया चैनल पर सवाल उठाई थी तो कुछ मीडिया चैनल से इसकी बात कवर की थी। लेकिन जब ये इतना बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ तब जाकर सरकार के कानों में ये बात पहुंची कि पेंशनधारकों का मुद्दा भी बड़ा है और जल्द से जल्द इसे सुलझाना ही सही रहेगा। तो इसी को लेकर अब आप सभी के लिए बड़े बड़े रुझान सामने देखने को मिल रहे हैं। जी हां दोस्तों, जो नेता ये बोल रहे थे कि ओपीएस को हम छूने तक नहीं वाले हैं, ओपीएस की हम बात तक नहीं करने वाले हैं, वह नेता आज बोल रहे हैं कि ओपीएस अच्छी है, ओपीएस कर्मचारियों के लिए लागू होनी चाहिए और इसी साल में हम करने वाले हैं। 2024 के आम लोकसभा चुनाव से पहले ओपीएस लागू करने की वो भी बात कर रहे हैं। दोस्तों इसका मुख्य कारण यही है कि लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है और कोई भी पार्टी लोकसभा चुनाव के अंदर पेंशनधारकों को नाराज करना नहीं चाहेगी। इसलिए लगातार पेंशनधारकों के साथ लोक लुभावन जो वादे हैं वो अलग अलग नेता कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच आपको क्या फायदा होने वाला है ये चलिए अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब दोस्तों पेंशनधारकों ने इतना बड़ा आंदोलन किया तो सरकार के कान में ये बात पहुंची, जिसके बाद सरकार के काफी सारे मंत्रीगण, काफी सारे नेतागण जो थे वो एक्शन में आए थे। उन्होंने पेंशन का मुद्दा रखना शुरू किया। अब जाकर ये बात पूरे सिस्टम के अंदर फैल गई है कि अगर पेंशनधारकों का ये जो मुद्दा है ये मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ तो पेंशनधारकों के साथ ही यहां पर जो सरकार है उसे बड़ा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। और इसी को लेकर दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने एक छोटा लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण सेशन बुलाया था, सत्र बुलाया था और साथ ही में यहां पर एक कैबिनेट की बैठक की गई थी और इस बैठक के अंदर ऐतिहासिक निर्णय लिए गए थे। जी हां दोस्तों, ऐतिहासिक निर्णय वाला छोटा जो सेशन था जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव और अन्य केंद्र के कई सारे यहां पर मंत्रीगण मौजूद थे। और इस बैठक के अंदर दोस्तों यह मुद्दा उठाया गया, जिसके बाद दोस्तों इस बैठक में निर्णय किया गया कि 4% पेंशनधारकों का डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीज बढ़ाई जाएगी। दोस्तों ठीक वैसा ही हुआ। उसके 5 दिन बाद आप सभी का 4% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया और 42% से बढ़ाकर आप सभी को 46% डीए कर दिया गया। लेकिन इसके बाद फिर से एक निर्णय लिया गया जिसमें दोस्तों पेंशनधारकों को 18 माह का बकाया डीए एरियर ट्रांसफर किया जाना था। तो डीए एरियर को लेकर भी आप सभी के लिए फैसला लिया गया और हाल फिलहाल में दोस्तों एक और फैसला लिया गया है जिसके तहत जो कर्मचारियों की तरह बोनस मिलेगा पेंशनधारकों को, जी हां, जिस प्रकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी त्योहारी सीजन में बोनस पाते हैं उसी प्रकार का बोनस अब पेंशनधारकों को दिया जाएगा। यानी पेंशनधारकों को 3 खुशखबरी मिल चुकी है। लेकिन पेंशनधारकों का मुख्य मुद्दा है ओपीएस लागू करना या फिर फिक्स पेंशन मिलना। यह मुद्दा अभी भी अटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक लगातार याचिकाएं दर्ज होती जा रही है। लेकिन अब आने वाले समय के अंदर आप सभी के लिए क्या बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं? क्या आप सभी के लिए ओपीएस लागू हो सकती है? क्या एनपीएस के अंदर आपको 40 से 45% की पेंशन मिल सकती है? इसके बारे में दोस्तों अगर आपको जानकारी चाहिए और पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर से अगर आप वाकिफ रहना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में हम इसी टॉपिक पर आप सभी के लिए वीडियो लेकर आएंगे और जल्द से जल्द आपको आगाह कर दिया जाएगा कि आखिर पेंशन से जुड़ी आप सभी के लिए क्या क्या बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें वरना डिसलाइक करें और नीचे कमेंट के अंदर आप अपनी राय जरूर दें कि क्या यह बात सही है या फिर गलत कि 2024 से पहले पेंशन पर आर या फिर पार होनी चाहिए। यह आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट लिख के जरूर बताएं।